Dear students, welcome to the learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 6 जो कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7+8 में से है। यानी इस टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं। The change in internal energy of the system at constant volume. Volume change नहीं हो रहा। Dear students, first law of thermodynamics देखें। Delta E is equal to Q plus P delta V। ये इंटरनल एनर्जी है, ये हीट है और ये वर्क डन है। अब जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट यानी डेल्टा V 0 है, तो ये डेल्टा ई क्यू वी, यहाँ ई नहीं यहाँ वी आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट। सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, दो स्टेट फंक्शन नहीं है, एक वर्क है और दूसरा हीट है, बस बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ वर्क बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम। हीट का, एनर्जी का, वर्क डन का, तीनों का यूनिट सेम होता है और वो जूल है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, एनीथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज। डियर स्टूडेंट्स, ये पाथ से जो इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन है। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग आइसोलेटेड सिस्टम इज। डियर स्टूडेंट, सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपन। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो जाते हैं। बोथ, ये बोथ है, बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज। जैसे आपके पास ओपन कप ऑफ टी है, तो उसमें से एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, चाय ठंडी हो जाएगी, और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि चाय एवेपोरेट होती रहेगी। दूसरा सिस्टम है क्लोज, यानी आप कप को ऊपर से कवर कर दें, तो अब मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी अभी भी एक्सचेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट जो है वो निकल जाएगी, चाहे ठंडी हो जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें ना मैटर का एक्सचेंज हो, ना हीट का या ना एनर्जी का। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहते हैं, यानी चाय को आप थर्मोस में डाल दें तो वो गर्म भी रहेगी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, कम भी नहीं होगी। तो इसका आंसर बी बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन कह दिया जाए तो फिर थर्मोकेमिस्ट्री है। अगर वैसे एनर्जी चेंजेस को स्टडी किया जाए तो वो थर्मोडायनामिक्स है, फ्लो ऑफ हीट है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि केमिकल रिएक्शन है तो फिर थर्मोकेमिस्ट्री होगी। तो ये ए बन जाएगा। 8, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, बीटा। विच इज ट्रू फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इसका अंदाजा गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी से लगता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव कब आएगी? जब लेस देन 0 आएगी, यानी आंसर बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किसमें ज्यादा होता है? गैसेस में।
और कम किस में होता है? सॉलिड में। यानी अगर आप स्टेट चेंज कर दें, सॉलिड को गैस में चेंज कर दें तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब देखिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर है, तो गैस लिक्विड में चेंज हुई है तो एंट्रोपी कम होगी। जब आप सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी कम होगी, गैस की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, लिक्विड दरमियान में आएगा। डेपोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड बन गया, एंट्रोपी कम होगी। डेसोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट, अब देखें आइंद अलग-अलग हो गए, मूवमेंट बढ़ गई है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसका आंसर सी बन जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सॉलिड बन गया, एंट्रोपी कम हो जाएगी। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। फिजिक्स में इसके उलट है। फिजिक्स वाले कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के रेफरेंस से सोचते हैं। वो कहते हैं जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम कंप्रेस होगा, और जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम वो कहते हैं पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड करता है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, वर्क ज्यादा। तो बात एक ही है, हम इंटरनल एनर्जी के लिहाज से सोचते हैं। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है, वो वॉल्यूम के रेफरेंस से सोचते हैं। तो ऑन द सिस्टम हमारे लिहाज से पॉजिटिव बनेगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो इसका मतलब है जो बॉन्ड बन रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड, हीट अब्सॉर्ब होना या इवॉल्व होना, इसका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से कोई ताल्लुक नहीं है। रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन को होने की जरूरत ही क्या है, फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स ब्रोकन, ये ठीक है कि जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और जो टूट रहे हैं वो वीक हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो स्पॉन्टेनियसली जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो तो रिएक्शन स्लो होता है, तो ये सी आंसर बन जाएगा। 13, व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम हो तो इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एनर्जी कम किसकी है? प्रोडक्ट्स की है, तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, इसका आंसर बी बन जाएगा। 14, कैलोरीज ऑफ 100 ग्राम ऑफ स्टार्च कैन बी कैलकुलेटेड, जब भी फूड की एनर्जी निकालनी हो तो हम बम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम कंबसन करके चेक कर लेते हैं कितना फूड जो है वो हीट देगा, क्योंकि जो चीज हमने भी खानी है बॉडी में जाके उसकी भी कंबसन ही होनी है, तो हम पहले ही बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबसन करके चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इफ स्मॉलेस्ट फॉर, डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हीट सबसे ज्यादा होती है -57.4, इससे ज्यादा हीट नहीं हो सकती। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसस के लिए है। लेकिन अगर कोई इनमें से एक भी वीक हो या दोनों वीक हो तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी। वजह क्या है, कम क्यों होगी? वो इजाफी हीट कहाँ जाएगी? वो वीक एसिड या वीक बेस को आयोनाइज करवाने में लग जाएगी, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस फुली आयोनाइज नहीं होते, तो जो हीट निकलती है उसमें से कुछ उनको आयोनाइज करवाने में यूज हो जाती है, तो ये कम हो जाती है। पहला ऑप्शन देखिए, NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो ये बेस है ये एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कम होगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, एसिटिक एसिड दोनों ही वीक है, तो सबसे कम डी की बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करता है, बल्कि जितना रिवर्स डायरेक्शन में जाता है उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, pH of 1 molar sulfuric acid which is 50% associated। डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड कितने एच आइन देता है? 2। अगर सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर हो तो उसमें हाइड्रोजन 2 मोलर होते हैं, और ये 100% एसोसिएशन है। यानी अगर सल्फ्यूरिक एसिड 100% एसोसिएट हो जाए तो 2 मोल हाइड्रोजन आइन के देता है,
लेकिन 100% एसोसिएट नहीं हो रहा। कितने परसेंट है स्टेटमेंट में? 50% है। अगर 50% है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन 1 मोलर रह जाएंगे बजाय 2 मोलर के। 2 मोलर तब है जब 100% है, 50% है तो 1 मोलर। तो पीएच क्या होती है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 50% में 1 है, लॉग 1 0 होता है, तो आंसर 0 आ जाएगा, डेल्टा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया। देखें डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया। अगर नाइट्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, अमोनिया 0 है क्योंकि टाइम 0 है। अब जब इक्विलिब्रियम का टाइम आएगा तो अमोनिया का 1 मोल कम होगा क्योंकि 1 मोल है ए माइनस एक्स, लेकिन हाइड्रोजन के 3 मोल कम हो जाएंगे बी माइनस 3x। इसका मतलब है जो भी कोई आंसर है उसमें b माइनस 3x जरूर होना चाहिए। तो देखें अल्फा, बीटा, चार्ली तीनों में b माइनस 3x नहीं है। और फिर इसका क्यूब भी आना है क्योंकि ये 3 है तो क्यूब भी इसी में है, तो इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा। 19, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कम करें तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। द रिएक्शन विल मूव टू दैट डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। सिंपली जैसे हम बॉयल्स लॉ देखते हैं, जितना प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होता जाएगा, तो आंसर बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड क्विकली बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का टाइम शॉर्ट कर देता है, रिएक्शन का रेट ज्यादा कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, तो ये सी आंसर बन गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट KSP से निकालते हैं, आंसर इसका चार्ली बन जाएगा, KSP। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन KC इज स्मॉल। अगर KC स्मॉल भी नहीं है, वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब है रिएक्शन इज जस्ट एट स्टार्ट। अगर होता KC इज वेरी लार्ज तो हम कहते प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, या हम कहते रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर KC इज वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं कह सकते रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मिनिमम। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज मिनिमम। तो इनमें से अल्फा आंसर बन जाएगा कि रिएक्शन अभी शुरू हुआ चाहता है। 23, कैटलिस्ट यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। आपने जरूर आंसर डेल्टा लगा लिया होगा, डी वाला। तो डियर स्टूडेंट इसका डी आंसर नहीं है, आपसे सिर्फ कैटलिस्ट पूछा है तो वो बी बनेगा। जो डी है वो कैटलिस्ट के साथ साथ ये सारे प्रोमोटर्स हैं। ये कैटलिस्ट फार कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट नहीं है तीनों, MgOAl2 O3 SiO2। कैटलिस्ट तो सिर्फ आयरन है, बाकी तो सारे प्रोमोटर्स हैं, तो इसका आंसर बी बन जाएगा। 24, बाय द एडिशन ऑफ बेस। बेस डालने से पीएच ज्यादा होती है, वाटर की 7 होती है, तो वो मोर देन 7 हो जाएगी, अल्फा। आइडिया ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये तो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, ये सोरेनसन ने दिया था। तो फ्राडे ने तो फ्राडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए थे, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, और गिब्स ने गिब्स फ्री एनर्जी दी थी, जिससे हमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पता चलता है, तो सोरेनसन, अल्फा। 26, pH of 1 molar NaOH which is 10% associated। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, NaOH कितने OH आयन देता है? 1। अगर ये 1 मोलर हो तो ये भी 1 ही है और 100% आयोनाइजेशन है, लेकिन उसने कितने में पूछा है? 10%। 10% का मतलब होता है 10 in 100, या आप इसको कह सकते हैं 10/100। तो 10/100 1/10 बनेगा, 1/10 10⁻⁻1 बन जाएगा। तो ये OH है, OH से क्या निकलेगी? POH, 10⁻⁻1 माइनस माइनस क्या हो गया? +1, log 10 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया, लेकिन 1 POH है। अब pH प्लस POH कितना होता है? 14। POH हमें पता चल गया, तो pH 13 रह जाएगी, बीटा। ए वैल्यू ऑफ K इज लेस देन 10⁻⁻3, तो ऐसा एसिड वीक एसिड होता है, वेरी वीक एसिड। लेकिन अगर ये 10⁻³ हो तो फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है, और 1 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये चार्ली हो जाएगा। 28, विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन। तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट है, क्योंकि ये H ले लेगा तो क्या बन जाएगा? H2CO3, और जब H दे देगा तो कार्बोनेट बन जाएगा। सल्फेट के पास तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो उसने देना कहाँ से है? फास्फेट के पास भी हाइड्रोजन नहीं होता, वो कहाँ से देगा? कार्बोनेट के पास भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो देगा ही नहीं। ले सकते हैं ये सारे। बाइकार्बोनेट के पास चूंकि प्रोटॉन है भी,
तो ये ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है, तो सी बन गया। 29, 1 mole of ethyl alcohol was treated with 1 mole of acetic acid at 25 degrees centigrade. At equilibrium 0.75 moles of ethyl acetate are formed. Kc at 25 degrees centigrade will be. डियर स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन लिख लें। हमारे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है, 1 मोल एथेनॉल है, तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब वो कहता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया तो ये 0.75 बनेगा, ये 0.75 बन गया, ये भी 0.75 बन गया, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो दोनों इतने ही बनेंगे। और जब ये 0.75 मोल बनेगा तो ये उतना कम हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर दें। 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75, ये रह गया 0.25, ये भी 0.25, तो ये 0.75, 0.75। अब ये वैल्यू केसी के एक्सप्रेशन में लगाएं, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट वाले 0.75, 0.75, और ये नीचे आ जाएंगे, पॉइंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 9 आ जाएगा अल्फा। लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड इफ। डियर स्टूडेंट्स, केएसपी अगर आयनिक प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, और अगर केएसपी आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाए तो अनसैचुरेटेड, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा आ जाए तो सुपर सैचुरेटेड होता है। आपने बताना है सुपर सैचुरेटेड, तो इसका मतलब है सी आंसर बन जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।